हाय स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। उम्मीद कर रहा हूँ बहुत अच्छे होंगे। आइए आज हम ये हरियाणा बोर्ड की जो हिस्ट्री है, इतिहास, उसका ये फर्स्ट चैप्टर है, उसको कर रहे हैं। ठीक है, जो नया चैप्टर आया है, नई बुक आई है, इसमें जो फर्स्ट चैप्टर है वो है हमारा सरस्वती सिंधु सभ्यता। इसको मैंने बहुत ही छोटे उसमें कम्पैक्ट फॉर्म में बनाया, नोट्स के फॉर्म में, आपको ये बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो आइए शुरू करते हैं इसको। देखिए, यहाँ एक वर्ड आया है, चैप्टर का नाम ही शुरू है सरस्वती सिंधु सभ्यता। सभ्यता क्या होती है? सभ्यता होती है जहाँ कोई शहर या गांव या नगर बस जाते हैं, तो वहाँ की अपना एक क्या होता है, अपना संस्कृति होती है, उसी को सभ्यता कहते हैं। जैसे भारत क्या है, भारत एक सभ्यता है। ठीक है, तो ऐसे ही प्राचीन समय में दो नदियां हैं, एक सरस्वती नदी और एक है सिंधु नदी। इसके आसपास एक नगर था, मतलब शहर था, उसको ही कहा गया है सरस्वती सिंधु सभ्यता। इसके और भी नाम हैं, जैसे हड़प्पा सभ्यता, क्योंकि यहाँ पर जो खोजा गया शहर था, फर्स्ट शहर, वो उसका नाम था हड़प्पा। एक दूसरा इसका और नाम है मोहनजोदड़ो की सभ्यता, क्योंकि दूसरा शहर जो है वो क्या है, मोहनजोदड़ो। ठीक है, तो ये याद रखना कि ये एक सभ्यता थी जो बहुत पुराने समय में ही गायब हो गई थी, और ये कैसे ख़त्म हुई सभ्यता, इसके बारे में हम इस चैप्टर में बात करेंगे भी। ठीक है, तो यहाँ क्या क्या जानना हमें कि ये सभ्यता थी कहाँ पर, इसकी खोज कैसे हुई, उसके बाद यानी कि ये सभ्यता थी कहाँ पर, इसकी खोज कैसे हुई। ठीक है, फिर यहाँ पे जो जनता रहती थी उनका, वो क्या करते थे, कैसे रहते थे। ठीक है, उनका आचार व्यवहार कैसा था, वो खेती करते थे यानी क्या करते थे, ये सब की चीज़ जानेंगे हमें। ठीक है, तो आज आप शुरू करते हैं फिर। देखो, इसी अगर इसका टाइम पीरियड देखेंगे, ये सभ्यता थी कब, यानी ये कब से कब तक रही, तो इसको तीन चरण में हम जान सकते हैं। यानी शुरुआत में कहीं पे जब कोई बसता है, तो कहते हैं कि 4000 ईसा पूर्व से 3200 ईसा पूर्व तक यहाँ पर जो जनता थी वो एकदम गांव क्षेत्र में रहती थी, यानी ग्रामीण गांव में रहते थे। तो उसको हम कहते हैं कि प्रारंभिक कृषि या खेती होती थी, गांव में रहते थे। इसका नाम दिया गया है कृषि संस्कृति। 4000 ईसा पूर्व से 3200 ईसा पूर्व, इसका मीन्स हुआ कि ईसा मसीह के जन्म से 4000 वर्ष पूर्व तक यहाँ से जो सभ्यता थी उसका नाम था कृषि संस्कृति, जो गांव में रहते थे। उसके बाद 2600 से 1900 ईस्वी तक यहाँ पर क्या हुई, ईसा पूर्व तक यहाँ पर नगरीय सभ्यता यानी कि शहर बस गए। और 1900 में फिर इसका पतन शुरू हुआ, या धीरे धीरे जा करके ये बाद में 1300 ईस्वी तक जाकर समाप्त हो गई सभ्यता। अब कैसे समाप्त हुई इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं है, पर आगे देखेंगे कि को जो विद्वान हैं, जो इतिहासकार हैं, उन्होंने क्या बताया है इसके बारे में। ठीक है, अच्छा, खोज कैसे हुई, तो यहाँ पे दो व्यक्ति हैं, उनके नाम थोड़ा देखते हैं। एक का नाम है दयाराम साहनी जी। इन्होंने 1921 में एक शहर की खुदाई करते समय देखा कि वहाँ पे कुछ घर गांव, पूरा एकदम नगर बसा हुआ है। खुदाई की, अतः पाया कि उसका उन्होंने नाम दिया हड़प्पा। ठीक है, 1921 में। दूसरा, एक वर्ष बाद 1922 में ही एक दूसरे व्यक्ति थे जिनका नाम था राखईदास बनर्जी। इन्होंने दूसरे शहर की खोज की उसी के आसपास, जिसका नाम था मोहनजोदड़ो। खुदाई करते समय इनको यानी वो घर नगर, वहाँ पे कुएं सड़कें ये सब पाए गए, और उन्होंने उस शहर का नाम दिया गया, उस शहर का नाम दिया मोहनजोदड़ो। जिस समय ये सभ्यता भारत में थी, उसी समय विश्व में अन्य सभ्यताएं भी हुआ करती थी, यानी कुछ अन्य जगह भी जनता निवास करती थी जो शहरों में रहती थी। जैसे एक उस समय की बहुत फेमस सभ्यता थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो आज ईरान है, वहाँ पर थी। और दूसरी थी मिस्र की सभ्यता। आपने देखो ना गीजा के पिरामिड, तो जो गीजा के पिरामिड है वो कहाँ पर थी, वो मिस्र की सभ्यता थी। यहाँ से भारत का इन दोनों सभ्यताओं से व्यापार भी होता था। ठीक है, तो भारत के इनके साथ संबंध भी थे। ये भी बड़े बड़े शहर कह सकते हो, देश कह सकते हो, कि ये दो देश थे, और भारत में एक थी हमारी सिंधु सभ्यता। ठीक है, ये यहाँ जानते भी थे, और इस वजह से इन्होंने भारतीय सभ्यता को, यानी कि जो भारतीय सभ्यता थी हमारी सभ्यता, उसको कुछ नाम भी दिए हैं इस तरीके से। कहाँ पे, मेसोपोटामिया की। ठीक है, तो ये याद रखना। अब आप बात करते हैं कि ये सभ्यता थी कहाँ पर। तो अगर आज बात करें वर्तमान में, तो जो हमारा जम्मू कश्मीर यानी कि पूरे अगर इंडिया देखें, तो इंडिया में जम्मू कश्मीर
और नीचे महाराष्ट्र तक। और पूरब में देखें तो उत्तर प्रदेश, और पश्चिम में देखें तो ये पाकिस्तान में एक जगह है। तो यहाँ तक यानी इस पूरे एरिया में यहाँ पे बहुत सारे शहर हुआ करते थे, बहुत सारे नगर होते थे जहाँ पे जनता रहती थी। ठीक है, तो अगर उत्तर में देखें तो उत्तर में जम्मू कश्मीर में जगह है मांडा। दक्षिण में देखें नीचे तक जाते हुए तो यहाँ पे एक महाराष्ट्र में जगह है दैमाबाद। इसका पश्चिम में देखें यानी कि वेस्ट में ये पाकिस्तान में एक जगह है सुतकांगे डोर। और पूरब में देखो उत्तर प्रदेश का जो मेरठ है वहाँ पर एक जगह है जिसका नाम है आयमगीरपुर। ठीक है, अगर इसकी बात करें इसका एरिया कितना था 215,000 किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 2,15,000 किलोमीटर स्क्वायर इसका एरिया था। अगर इसकी यानी पूरे इस एरिया का, और ये कहाँ कहाँ तो भारत में और पाकिस्तान में ये पूरी सभ्यता बसी हुई थी, यानी कि पश्चिमी भारत और पाकिस्तान में। ठीक है, कुछ बड़े बड़े नगर हुआ करते थे जैसे पाकिस्तान में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ये बहुत फेमस जगह हैं। भारत में अगर बात करें तो भारत में हरियाणा में दो जगह हैं, राखी गढ़ी जो सबसे बड़ी साइट है भारत की। अगर पूछा जाए कि भारत में सबसे बड़ी साइट कौन सी है, जगह कौन सी है, तो वो है राखी गढ़ी। दूसरी है यहाँ पे हरियाणा में ही बनावली, जहाँ पर मिट्टी का बना हुआ हल पाया गया है जुताई करने के साक्ष्य। राजस्थान में देखें तो राजस्थान में जगह है कालीबंगा, जहाँ से जुते हुए खेत के साक्ष्य पाए गए हैं। और गुजरात में भी एक जगह है, इसको बंदरगाह कहते थे। ठीक है, तो ये थोड़ा सा हमने इसका विस्तार देखा कहाँ से कहाँ तक था। अब थोड़ा सा देखते हैं कि इसका और विस्तार के बाद थोड़ा देखते हैं कि एरिया बता दी मैंने आपको। और इसकी अगर बात करें तो पूरब से पश्चिम डिस्टेंस कितनी थी, तो ये है 1600 किलोमीटर, और नॉर्थ से साउथ कितना है 1400 किलोमीटर। ठीक है, तो नॉर्थ से साउथ 1400, और ये पूरी कह सकते हैं इस तरीके से एक आयत के शेप में ये पूरी सभ्यता बसी हुई थी। कहाँ से, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, यूपी यानी वेस्टर्न यूपी, पश्चिमी यूपी, और यहाँ पे पाकिस्तान में। ठीक है, अब यहाँ की बात करते हैं यहाँ शहर कैसा होता था, यानी जो शहर था उसकी बनावट कैसी थी, बसावट कैसी थी, जनता कैसे रहती थी, घर कैसे हुआ करते थे। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ के जो नगर नियोजन था, यहाँ के जो शहर होते थे वो दो भागों में बटे हुए थे। यानी आप समझो कि एक भाग था जो थोड़ा ऊंचाई पर बसा हुआ था, और बाकी एक भाग था जो थोड़ा सा नीचे बसा हुआ था। थोड़ा जो ऊंचाई पे रहते थे इसको हम दुर्ग कहते थे। क्या कहते थे, दुर्ग। यहाँ ऐसा मानते कि जो शासक वर्ग या जो अमीर वर्ग होगा वो यहाँ रहता था, और आम जनता कहाँ रहती थी, नीचे, यानी जब आवास कहते थे इसको। जो नीचे का शहर था उसको आवास कहते थे, जहाँ पे आम जनता रहती थी, और जो ऊंचा शहर था उसको दुर्ग कहते थे। ठीक है, तो ये देखो इस तरीके से ये दुर्ग होता था, इसके चारों तरफ एक बाउंड्री होती थी, बाउंड्री जिसको रक्षा प्राचीर कहते हैं। शायद ये इस वजह से बनाया जाता होगा कि कोई अटैक ना कर पाए इसको, तो चारों तरफ से बाउंड्री की जाती थी। और जो आवास होते थे इसके चारों तरफ बाउंड्री नहीं होती थी, बट कुछ कुछ ऐसी जगह भी पाई गई हैं जहाँ पर इसके चारों तरफ भी बाउंड्री होती थी, जैसे चहुंदड़ो हो गया, योथा हो गया, इन जगहों पर ये पाया गया। बट ज़्यादातर के जो शहर होते थे दो भागों में। ठीक है, जो दुर्ग होता था वो थोड़ा छोटा एरिया होता था जहाँ पे अमीर वर्ग रहता होगा। अगर और यहाँ विशेषताएं देखें तो यहाँ की जो सड़कें होती थी काफ़ी चौड़ी होती थी, उनका साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता था। सड़कें एक दूसरे को समकोण पर इस तरीके से काटती थी, और यहाँ पर इस तरीके से घर बने हुए होते थे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे, और ये सड़कें, इन घरों के घर एक या दो खंड के या तीन खंड के, यानी कि 1 फ्लोर 2 फ्लोर और ऐसे होते थे। और इनको एक से ऊपर जाने को, छत पे जाने के लिए क्या होती थी, सीढ़ियाँ होती थी। ठीक है, ताकि ऊपर जा सकते थे। ये जो सड़कें होती थी, सड़कों के साथ साथ सीवर पाइप होते थे, ताकि घरों का जो गंदा पानी है वो इसी सीवर पाइप से बाहर, गांव के, शहर के बाहर भेजते थे। और यहाँ पे साफ़ सफाई का बहुत विशेष ध्यान रखा जाता था, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। जो घर के दरवाजे होते थे वो पीछे साइड ओपन होते थे, और एक घर में 2 से 3-4 कमरे होते थे। ठीक है, सॉरी, ये अपनी प्राइवेसी का बहुत ध्यान रखते थे। तो इनके जो मेन गेट होते थे वो सड़क की तरफ ना होकर के सड़क के पीछे होते थे, ताकि कोई अगर रोड से जा रहा है तो वो अंदर ना देख पाए। हर घर में एक कुआं होता था, एक बाथरूम होता था, और अनाज को रखने का एक जगह होता था जिसको कहते थे अन्नागार कहते थे। ठीक है, तो ये नगर नियोजन कह सकते हैं कि अगर पूछता है, प्रश्न आता है कि यहाँ का नगर नियोजन कैसा था, तो बताएंगे कि यहाँ पर जो नगर थे वो दो भागों में बटे हुए थे। एक भाग को दुर्ग कहते थे जो थोड़ा ऊंचाई पर था, जहाँ अमीर वर्ग रहता था, और जहाँ आम जनता रहती थी उसको आवास कहते थे जो थोड़ा नीचे था।
दुर्ग को चारों तरफ से एक रक्षा प्राचीर से घेरते थे। यहाँ की सड़कें बहुत चौड़ी और साफ सफाई का बहुत से ध्यान था। सड़कें समकोण प्रकार की थी और उनके चारों तरफ मकान बनाए जाते थे। मकानों को ऊपर छत पे जाने को सीढ़ियाँ होती थी। हर मकान में कुआं होता था, ठीक है। तथा घरों का गंदा पानी जो होता था वो सीवर पाइप के द्वारा शहर से बाहर भेज दिया जाता था, ठीक है। पकी हुई ईंटों को प्रयोग करके सीवर पाइप बनाते थे, ठीक है। और इस तरीके से, और यहाँ पे घरों में क्या होता था, एक तो स्नानागार जिसको हम बाथरूम कहेंगे, एक अन्नागार जहाँ अनाज रखते थे, और एक कुआं होता था। ये विशेष बातें हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ का आर्ट क्या था, यानी क्या बनाते थे, क्या करते थे, ठीक है। तो इसको देखते हैं। यहाँ के जो व्यक्ति थे वो तीन चार चीज़ें बनाते थे। एक तो बनाते थे मिट्टी के बर्तन। यहाँ सबसे ज़्यादा जो चीज़ें पाई गई हैं सबसे शुरुआत में, वो हैं बहुत ही अच्छे अच्छे मिट्टी के बर्तन। और ये बर्तन सिर्फ भारत में नहीं, भारत से बाहर भी पाए गए हैं, जैसे मेसोपोटामिया में, मिस्र में, ठीक है, या यमन में। तो इन सब जगहों पे इसका मीन्स ये हुआ कि भारत के बर्तन जो थे यहाँ से बाहर निर्यात किए जाते थे, बेचे जाते थे विदेशों में भी, ठीक है। तो मिट्टी के बर्तन बहुत अच्छे अच्छे, जिनको मृद भांड कहते हैं। दूसरे था यहाँ पे गहने, आभूषण बनाए जाते थे। ये आभूषण होते थे किसके, सोने के, चांदी के, हड्डियों के, सीप पे, पत्थरों के, इन सब चीज़ों से गहने बनाए जाते थे। और ये गहने स्त्री यानी कि औरत और पुरुष दोनों ही पहनते थे, ठीक। तो स्त्री भी पहनते थे और पुरुष भी। तो ये एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। जो अमीर होते थे वो सोने चांदी और कीमती पत्थरों के, रत्नों के आभूषण पहनते थे। जो गरीब जनता होती थी वो सीप के, हड्डी के, इन सब के गहने बना के पहनते थे, ठीक है। दूसरा था मन के भी एक मोती जैसे होते हैं, जिनको मोती बना करके और हार बना के पहना जाता था। तो इनका काम भी यहाँ होता था। तीसरे होती थी मोहर। मोहर आप ऐसे समझो जैसे स्टाम्प होता है ना, वैसे ही मोहर होती थी, चौकोर। इसमें जानवरों के, पशु पक्षी के, इन सब के चित्र बने होते थे। ऐसा मानते कि शायद इसका, जैसे आज करेंसी होती है, नोट होते हैं, वैसा ही इसको उपयोग किया जाता होगा सामान को खरीदने और बेचने में, ठीक है। तो एक मोहर होती थी। ये मोहरें भारत में भी और विदेशों में पाई गई हैं। इनको पत्थरों से और मिट्टी से बनाया जाता था, ठीक है। और तीसरा था यहाँ पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वह है मूर्तियाँ बनाने का काम। यहाँ पे मूर्तियाँ जो पाई गई हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, ठीक है। ये मूर्तियाँ मिट्टी की होती थी, पत्थर की होती थी और धातुओं की होती थी। यहाँ एक धातु होती थी कांसा, ठीक है। जो कांसा था वो बनता है किससे, तांबा से, यानी कि कॉपर से, और ब्रॉन्ज कहते हैं ना कौन सा का, तो तांबा से और टिन से, ठीक है। टिन और तांबा, इसको मिक्स करके बनाया जाता था। तो इसके कह सकते हैं यहाँ पे कांसे की मूर्तियाँ पाई गई बहुत ज़्यादा, ठीक है। एक डांस करती हुई, ठीक है, एक डांसिंग मूर्ति पाई गई है, एक लड़की है जो डांस कर रही है मोहनजोदड़ो से, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कांस्य की बनी हुई। और ऐसे एक योगी पाया गया है, दाढ़ी, ऐसे एक बुढ़ा है जिसका पूरा आधा शरीर है, उसकी बढ़िया दाढ़ी बनी हुई है, और इसने एक अपने ऊपर एक चंदर ओढ़ रखा है, ठीक है, जिसमें 3 पत्ती इस तरह की बनी हुई हैं। तो कह सकते हैं कि योगी की मूर्ति पाई गई है, कहाँ से, मोहनजोदड़ो से। मातृ देवी की, यानी कि देवियों की मूर्तियाँ बहुत सारी पाई गई हैं मिट्टी की बनी हुई। तो कह सकते हैं कि यहाँ पर मूर्ति बनाने का कारखाना भी था, यानी ये मूर्ति बनाते थे, ठीक है। तो और यहाँ पे कुछ घोड़ा गाड़ी ऐसे खिलौने भी बनाए जाते थे बच्चों के, ठीक है। तो ये यहाँ पे आर्ट था यहाँ का। अब बात करते हैं कि यहाँ राजनीति कैसा था, यानी कि यहाँ पे सरकार होती थी कि नहीं होती थी, यहाँ का राजनीतिक जीवन कैसा था। तो ऐसा मानते हैं कि यहाँ शायद राजा के होने कोई सबूत नहीं है, ठीक है। बट ये मानते हैं कि यहाँ कोई ना कोई प्रशासनिक व्यवस्था रही होगी, यानी कि कोई ना कोई अधिकारी वर्ग रहा होगा जो देख रेख करता होगा, व्यापार को देखता होगा कि सब कुछ सही से हो, ठीक है, चोरी ना हो पाए, या ये सारी सिस्टम देखते होंगे। ऐसा कुछ ना कुछ विद्वान मानते हैं। जैसे जो हंटर महोदय हैं, एक विद्वान है इतिहासकार हंटर, उन्होंने कहा है कि यहाँ पर गणतांत्रिक व्यवस्था होगी। गणतांत्रिक, जैसे आज भारत में है ना, कि भारत का जो राष्ट्रपति होता है उसको चुनाव होता है, उसको गणतंत्र कहते हैं। यानी जो हेड होता है सरकार का, देश का, उसका जब चुनाव होता है उसे कहते हैं गणतंत्र। तो ऐसा मानते हैं कि शायद जो यहाँ पर राजा होता होगा, जो हेड होता होगा, उसका चुनाव होता होगा। वहीं एक दूसरे व्यक्ति हैं इतिहासकार जिनका नाम है वेयर, इन्होंने कहा है कि यहाँ पर कोई राजा नहीं होते थे, यहाँ जो धर्म था वही मेन था, और जो पुरोहित वर्ग थे वही यहाँ का सिस्टम को देख रेख करते थे। शायद उन्हीं के अंडर में यहाँ का पूरा सिस्टम रहा होगा, वही सब कुछ नियम कानून वही बनाते होंगे, ठीक है। बट यहाँ पे हम कह सकते हैं कि कोई प्रमुख राजा या उस तरीके का कोई सिस्टम अभी तक नहीं पाया गया।
ठीक है, तो ये था हम यहाँ का वो। अब हम बात करते हैं कि यहाँ का समाज कैसा था, यानी सोसाइटी कैसी थी यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे दो तीन बात समझते हैं। एक बात ये कि यहाँ का जो समाज था वो कई वर्गों में बटा हुआ था, यानी कई टाइप के व्यक्ति होते थे। कुछ अमीर थे जो शासक वर्ग रहे होंगे, कुछ व्यापारी थे, कुछ किसान थे, कुछ कारीगर थे और कुछ मजदूर थे। यानी इस टाइप से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन था, बट ये काम के आधार पर था, यानी वैसे नहीं था, जन्म से नहीं था। जो जो काम करता था उस हिसाब से उनको ग्रुप में बांट दिया जाता था। ठीक है, शासक वर्ग क्या करता था, शायद यहाँ शासन करता होगा, जिनके पास धन संपत्ति अच्छा खासा था, तो वो थोड़ा ऊंचाई पे रहते थे, दुर्ग पे। दूसरे होते थे यहाँ पे व्यापारी, जो विदेशों से व्यापार करते थे और भारत से व्यापार करते थे। तीसरे थे किसान, जो खेती करते थे और जानवरों को रखते थे। ठीक है, पशुओं को भी रखते थे। चौथे थे कारीगर, जो यहाँ पे मिट्टी के बर्तन, मूर्तियाँ, गहने, इन सब बनाने का काम करते थे। और पांचवें थे मजदूर, जो बाकी सारी चीज़ें करते थे। ठीक, यहाँ का भोजन क्या था, मुख्य आहार, तो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों टाइप का खाना खाते थे। शाकाहारी में ये फ्रूट्स, जौ, ठीक है, ये सब्जी, ये इन सब का प्रयोग करते थे, और मांस वगैरह भी खाते थे। यहाँ पे ऐसे प्रूफ पाए गए हैं। ठीक है, अच्छा, इनका पहनावा की बात करें तो यहाँ पे अच्छे अच्छे कपड़े पहन के, सूती कपड़े, ठीक है, यहाँ कपास की पाए गए हैं, तो सूती कपड़े और गहने पहनने के बहुत शौकीन थे, नए नए प्रकार के। औरतें और आदमी दोनों गहने पहनते थे। अमीर जो थे वो धातु और कीमती पत्थरों के गहने पहनते थे, और जो गरीब थे वो पत्थर, हड्डी, सीप, इन सब के गहने पहनते थे। औरतें थी जो मांग में सिंदूर भरती थी, होठों पर लिपस्टिक यूज करती थी, श्रृंगार करते थे। यहाँ पे श्रृंगारदानी पाया गया है। ठीक है, तो श्रृंगार जो रखने का सामान होता है वो पाया गया है। यहाँ पर जो आईना होता है, शीशा होता है जिसमें चेहरा देखते हैं, वो भी पाया गया है। कंघी पाई गई है। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि यहाँ पे श्रृंगार वगैरह भी करते थे अच्छे से। ठीक है, यानी मेकअप का सामान भी पाया गया है। और मनोरंजन के क्या साधन थे, तो यहाँ मनोरंजन में शतरंज और शिकार करना यहाँ का प्रमुख मनोरंजन था। बच्चे ऐसे कई सारे झुंझुने, सीटियाँ, ठीक है, कंचे, इन सब का प्रयोग भी करते थे। तो यहाँ पे ये मनोरंजन का साधन था। ठीक है, अब आते हैं कि यहाँ का आर्थिक जीवन कैसा था, यानी कमाई का जरिया क्या था। तो कमाने का जरिया था यहाँ पर, एक तो खेती का काम करते थे, मतलब किसान थे तो खेती करते थे। दूसरा काम था यहाँ पे, किसान थे तो खेती करते थे, दूसरा पशुओं को रखते थे, तीसरा कुछ इंडस्ट्री, उद्योग थे, और चौथा था व्यापार। ठीक है, तो खेती किस किस की होती थी, जौ की, गेहूं की, कपास की, मूंग की, मसूर की, यानी इन सब चीज़ों की खेती होती थी। कैसे पता खेती होती थी, तो एक तो मेहरगढ़ एक जगह है जो पाकिस्तान में है, वहाँ से दरांती पाई गई। दरांती क्या होता है, इस तरीके का एक औजार होता है जिससे खेत को काटते हैं, तो दरांती पाया गया पत्थर का। बताया था मैंने आपको कि यहाँ से जोते हुए खेत और मिट्टी का हल भी पाया गया है। तो इससे समझ में आता है कि ये किसानी करते होंगे। और कहीं कहीं जानवरों में जानवर भी पाए गए हैं, जिससे जुताई करने के गाड़ी और ये घोड़ा गाड़ी इस तरीके से देखा गया। जानवर भी रखते थे, गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ये रखते थे, जिनसे इनको दूध, ऊन और कपास, सॉरी, ऊन और मीट, मांस प्राप्त होता था। ठीक है, तो ये भी इनका एक मुख्य व्यवसाय था। तीसरा उद्योग धंधे थे, यहाँ पे बताया मैंने, मनके बनाने का कारखाना था, मिट्टी के बर्तन बनाते थे, आभूषण बनाते थे, मोहर बनाते थे, मूर्तियाँ बनाते थे, इन सब के कारखाने थे, जिनका विदेशों से व्यापार होता था। ठीक है, विदेशों से क्या होता था, व्यापार होता था। सॉरी, एक मिनट। ठीक है, अच्छा, व्यापार कैसे होता था, हमें कैसे पता कि व्यापार होता था, तो यहाँ से आ, एक तो मोहर पाई गई है। कहाँ से, मोहर, मोहनजोदड़ो से। उसमें एक नाव बना हुआ है, तो यानी कि इससे ये प्रूफ होता है कि हम समुद्र से व्यापार करते होंगे, जो सिंधु सरस्वती सभ्यता के जनता थी। ठीक है, और दूसरा यहाँ से एक चीज़ और है कि मैंने कहा बंदरगाह भी पाया गया है। कहाँ पर, जो गुजरात में एक जगह है योथई, वहाँ से एक बंदरगाह जो होता है ना समुद्र में, जहाँ से नाव जहाज जाती है वहाँ पे, तो वो भी पाया गया है। तो इससे ये पता होता है कि यहाँ से व्यापार होता था विदेशों से। ठीक है, तो ये हो गया अब यहाँ का राजनीतिक जीवन। अच्छा, यहाँ धर्म कैसा था, यानी कि जो जनता थी वो किस धर्म को मानती थी। तो इसमें एक चीज़ है कि हमें ये अभी तक नहीं पता कि यहाँ मंदिर थे कि नहीं थे, इससे कोई प्रमाण नहीं है। हाँ, ये मानते कि यहाँ का जो जीवन था वो शायद प्रकृति पूजक करते थे, यानी पेड़ों को पूजते थे, ठीक है, जानवरों को पूजते थे, सांप आदि को, नदी, पहाड़, इन सब की पूजा करते थे, यानी कि प्रकृति पूजक थे ये। ठीक है, नेचर की पूजा करते थे। दूसरा, यहाँ पे कुछ देवियों की मूर्ति पाई गई है, मातृ देवी की, जो मिट्टी के बनी हुई देवियाँ हैं, उनको पाया गया है। तो ऐसा मानते हैं कि यहाँ से देवी पूजा करते होंगे, यानी कि शक्ति की पूजा करते होंगे।
ठीक है। और तीसरे यहाँ पे पशुपति शिव की मूर्ति पाई गई है। एक मोहर है जिसमें एक शिव जी बने हुए हैं, पशुपति शिव, उसके चारों तरफ, उनके चारों तरफ यहाँ कुछ कुछ जानवर बैठे हुए हैं, ठीक है, जानवर बने हुए हैं। तो एक तो ये है कि शिव की पूजा करते होंगे। दूसरे यहाँ पर एक ठीक है, तो याद रखना कि यहाँ पे शिवलिंग की भी पाया गया है। तो ऐसा मानते हैं कि शिव पूजा करते होंगे, जिसका नाम है पशुपति शिव, योगी की मुद्रा में बैठे हुए हैं। बट यहाँ पे किसी मंदिर का साक्ष्य नहीं है। कह सकते हैं प्रकृति पूजा करते थे, शक्ति की पूजा करते थे, मातृ देवी की। यहाँ कई सारी मूर्तियाँ पाई गई हैं। एक ऐसी मूर्ति पाई गई जहाँ से एक देवी के पेट से एक पौधा बाहर आ रहा है, तो जैसे मानते हैं कि शायद वो पृथ्वी देवी होंगी, पृथ्वी के जैसे पेट से जहाँ पेड़ पौधे उगते हैं उस तरीके से, ठीक है। यहाँ अंतिम संस्कार कैसे होता था, ये भी एक इम्पोर्टेंट है, ठीक है। सॉरी, तो यहाँ पे अंतिम संस्कार के 3 तरीके थे। एक तो था कि पूरी तरीके से दफना दिया जाता था, जिसको हम पूर्ण समाधिकरण कहते हैं, यानी पूरी तरीके से दफनाते थे। दफनाते कैसे थे, ऐसे उत्तर की तरफ सिर करके और दक्षिण की तरफ पैर करके इसको दफना दिया जाता था। दूसरा होता था आंशिक समाधिकरण। आंशिक समाधिकरण क्या कहते थे कि पहले उसको दहन करते थे, दाह संस्कार करते थे, और जो बचे हुए अवशेष होते थे उसके शरीर के, उसको दफना देते थे, ठीक है। और तीसरा होता है जिसको कहते हैं पूरा तरीके से दाह संस्कार ही करते थे, यानी पूरी तरीके से उसको आग में ही दाह संस्कार कर देते थे। तो 3 तरीके से समाधि होती थी, यानी कि इनका अंतिम संस्कार होता था। और एक चीज़ और देखा गया है कि जब किसी को दफनाते थे ये, तो उसके साथ बर्तन, गहने आदि चीज़ें भी, मिट्टी के बर्तन, गहने, इन सब चीज़ों को दफनाते थे। उसकी बहुत सारी चीज़ें, शायद ऐसा मानते थे ये कि दूसरा जन्म होता होगा या दूसरी दुनिया में जाकर के भी इंसान जिंदा रहता होगा, उनकी शायद ऐसी मान्यता रही होगी। तो ये पूरा चैप्टर हो गया। अब हम समझते हैं कि ये इतनी अच्छी सभ्यता थी, इतना बड़ा शहर था, इतना विकसित था, तो ये समाप्त कैसे हो गया, ठीक है। तो इसमें देखो अभी किसी को पता नहीं कैसे समाप्त हुआ, बट कई सारे विद्वानों ने अपने अपने राय दी है। जैसे एक राय ये है कि यहाँ का जो प्रशासन था, यहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो पूरी तरीके से ख़त्म हो गया होगा, यानी कि राजा कोई था नहीं, अच्छे से सिस्टम रहा नहीं होगा, अधिकारियों ने अच्छे ध्यान दिया नहीं होगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, शहर में गंदगी जमा शुरू होनी हो गई होगी, और धीरे धीरे जो शहर होगा वो गांव में बन गया होगा, और वहाँ की जनता काफ़ी सारी वहाँ छोड़ कर कहीं और जाके बस गई होगी, और धीरे धीरे उसमें मिट्टी में वो पूरा शहर दब गया, और फिर किसी ने ध्यान दिया नहीं, तो इस तरीके से ये सिस्टम पता नहीं रहा होगा कि कहाँ है, ठीक है। दूसरा है कि यहाँ का जो नेचर होगा, यानी कि जो मौसम होगा, वो परिवर्तित हो गया होगा, जिससे क्या हुआ होगा कि यहाँ पे सूखा पड़ा होगा, यानी कि मौसम चेंज होने से बारिश नहीं हुई तो सूखा पड़ा होगा, नदियाँ सूख गई होंगी। जैसे सरस्वती नदी आज गायब हो गई, सूख गई है, तो ऐसा मानते हैं कि शायद तभी ये सूख गई होगी, और इस वजह से वहाँ की जो जनता होगी वो कहीं और गई होगी, उस जगह को छोड़ दिया होगा, और धीरे धीरे वहाँ पे मिट्टी जमा होते होते वो नीचे दब गया पूरा शहर, ठीक है। तीसरा कह सकते हैं कि हो सकता है कि सिंधु और सरस्वती नदियों में बाढ़ आई होगी, बाढ़ आने से पूरा शहर डूब गया होगा। आपने शायद एक मूवी देखी हो, मोहनजोदाड़ो, उसमें यही दिखाया गया है कि बाढ़ आने से कैसे वो पूरा शहर डूब जाता है। इस पर एक मूवी भी बनी हुई है, ठीक है, ऋतिक रोशन की। तीसरा कहते हैं कि यहाँ कोई महामारी रही होगी, जैसे कि कोरोना आया था, तो कोरोना में इतनी सारी जनता मर गई, तो उस समय कोई बीमारी रही होगी जिससे वहाँ की जनता काफ़ी सारी मर गई होगी, और जो बचे होंगे वो वहाँ से छोड़कर कहीं और जाकर बस गए होंगे। कुछ ऐसा मानते हैं कि विदेशियों से जो व्यापार होता था, विदेशों से हमारा, वो व्यापार बंद हो गया होगा। व्यापार बंद होने से गरीबी आई होगी, गरीबी आई होगी, धीरे धीरे वहाँ पे शहर जो थे वो गांव बन गए होंगे और समाप्त हो गए होंगे। कुछ ऐसा मानते हैं कि बाहर से किसी ने आक्रमण किया होगा और आक्रमण करके वहाँ को उनको ख़त्म कर दिया गया होगा। तो ये कुछ प्रूफ हैं, बट किसी को सच नहीं पता है कि ये कैसे शहर पूरा समाप्त हो गया। तो ये हमारा पूरा चैप्टर है। अब देखो कुछ प्रश्न देखते हैं, ठीक है। जैसे एक प्रश्न है कि यहाँ के व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे, तो देखो ये मोहनजोदड़ो था, हड़प्पा था, चौहोदड़ो था, योथई था, ये सब के सब क्या थे, व्यापारिक केंद्र थे। अब हरियाणा का पेपर है तो हरियाणा से प्रश्न पूछ सकता है कि हरियाणा में कौन कौन से जगह है, तो एक राखीगढ़ी है जो हिसार में है, और बनावी है, ये दोनों कहाँ पर हैं, हरियाणा में। अच्छा, एक बंदरगाह कहाँ था, तो ये योथई में था। जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ पाए गए हैं, कालीबंगा में। और सबसे बड़ी साइट कौन सी थी, वो थी राखीगढ़ी। अब हम कुछ विस्तार से प्रश्न देखते हैं, बड़े प्रश्न देखते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट में कुछ और वैसे। तो एक तो ये है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता के विस्तार के बारे में बताओ, तो आप बता देंगे कहाँ से कहाँ तक, तो कह सकते हैं कि उत्तर में जम्मू कश्मीर से दक्षिण में महाराष्ट्र तथा पूरब में
उत्तर प्रदेश से पश्चिम में पाकिस्तान तक ये सभ्यता पूरे 2 या 15,000 किलोमीटर स्क्वायर में बसी हुई थी, जिसमें उत्तर से दक्षिण चौड़ाई थी 1400 किलोमीटर और पूरब से पश्चिम थी 1600 किलोमीटर। ये पूरा पूरब उत्तर में मांडा, नीचे दयामाबाद, इधर सुतकांगेर और इधर आयमगीरपुर, इतना बता सकते हैं आप। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी? दयाराम साहनी और राखीदास बनर्जी ने, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की। दूसरा प्रश्न है कि मेसोपोटामिया को योग क्या कहते थे? तो भारतीयों को तो क्या कहते थे? मयूहा कहते थे, है ना? क्या कहते थे ये? ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कह रहे हैं कि सिंधु सभ्यता के लोगों का मनोरंजन कैसे होता था? तो मनोरंजन कैसे होता था? एक तो शिकार करते थे, इनका शिकार और शतरंज, ये दो इनके प्रमुख मनोरंजन के साधन थे। ठीक है, शिकार करना और क्या? शतरंज। ठीक है, तो ये कह सकते हैं। और बच्चे क्या करते थे? कंचे खेलना, सीठी, घोड़ा गाड़ी, ये सब चीज़ों से मनोरंजन करते थे। ठीक है, करें यहाँ के अंतिम संस्कार कैसे होता था? तो अंतिम संस्कार के 3 विधियाँ थी। एक तो था पूर्ण समाधान, यानी कि पूरी तरीके दफनाते थे। ठीक है, दूसरा था आंशिक समाधान, जिसमें दहन करते थे, जो बच जाते थे अवशेष, हड्डियाँ, राख, तो उसको दफना देते थे। और तीसरा था सिर्फ दहन करना। ठीक है, जिनको दफनाते थे उनका सिर उत्तर की तरफ और पैर दक्षिण तरफ होते थे, और इनके साथ कुछ बर्तन गहने भी दफनाए जाते थे। तो ये इनका समाधान हो गया। ठीक है, अब आते कुछ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। जैसे एक है कि सिंधु सभ्यता के सामाजिक और धार्मिक जीवन कैसा था? तो कहते हैं कि समाज यहाँ कई वर्गों में बटा हुआ था। जैसे कुछ अमीर वर्ग, शासक वर्ग, दूसरा था व्यापारी वर्ग, तीसरा किसान, व्यापारी, किसान, कारीगर, ठीक है, और मजदूर वर्ग था। यहाँ के जो भोजन था वो क्या? शाकाहारी और मांसाहारी, यानी शाकाहारी खाना भी खाते थे और मांसाहारी भी थे। पहनावे में गहने पहनने के शौकीन थे पुरुष और स्त्री दोनों ही। ठीक है, और मनोरंजन में क्या करते थे? शिकार करते थे और शतरंज इनका प्रमुख पेशा था, प्रमुख वो था। ठीक है, मतलब मनोरंजन का साधन था। धर्म कैसा था? तो यहाँ धर्म बहुत ज़्यादा वैसे नहीं था, मतलब ये प्रकृति की पूजा करते थे, नेचर की पूजा करते थे, जिसमें सांप, नदी, पहाड़, इन सब की पूजा करते थे। साथ ही साथ यहाँ पे मातृ देवी, यानी कि मातृ देवी की मूर्ति पाई गई है, उसकी पूजा भी करते थे शायद। और शिव, मतलब जो ये तो शक्ति हो गया, और उसी प्रकार से आदि शिव, ये जो पशुपति शिव हैं, उनकी मोहर में एक चित्र पाया गया है, तो शायद ये पशुपति शिव की पूजा भी करते होंगे। ठीक है, तो ये एक प्रश्न यहाँ से हो सकता है। और आखिरी प्रश्न है कि सरस्वती सिंधु सभ्यता का आर्थिक जीवन कैसा था? तो हम बता सकते हैं कि यहाँ के आर्थिक जीवन में 3-4 चीज़ें। एक तो बता सकते हैं खेती कृषि के बारे में, ठीक है, कृषि करते थे। दूसरा बता सकते हैं कि यहाँ पर पशुओं को रखते थे। तीसरा है कि हमारा व्यापार होता था, उद्योग धंधे। और चौथा है कि उद्योग, ये इनके कमाई के जरिए थे। ठीक है, एक प्रश्न आप जोड़ सकते हैं कि सरस्वती सिंधु सभ्यता का पतन कैसे हुआ? ये एक इम्पोर्टेंट है। तो आप जो 4-5 पॉइंट है उनको बता देंगे। ठीक है, कि बाढ़ आई होगी, सूखा पड़ गया होगा, या फिर विदेशों से व्यापार बंद हो गया होगा, या मौसम चेंज हुआ होगा, ये सारी बातें, या फिर किसी विदेशी से आक्रमण हुआ होगा, ये सारी बातें कर सकते हैं। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत पसंद आया होगा। अगर ऐसा ही आपको दूसरा चैप्टर भी चाहिए तो बस हमें सब्सक्राइब करो। ठीक है, सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, और आप घंटे का बटन दबा देना ताकि दूसरा भी आ जाएगा। ठीक है, तो सब्सक्राइब कर दो आप। ठीक है, और शेयर कर देना और थंब दबा देना पसंद आया हो तो। कमेंट करना कुछ और चाहिए हो तो, नया वीडियो। ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। धन्यवाद। अब देखो कहाँ जा रहे हो, मत कर दो, अब यहाँ तक आए हो तो सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, जय हिंद।